हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। और अभी तक मैंने आपको रेट कांस्टेंट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया था कि हाउ टू स्टैब्लिश द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट में कैसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को एडजस्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उस टॉपिक पर बात कर रहे थे। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे हमने बात किया वो था केपी और केसी का रिलेशन। तो केपी और केसी का जो रिलेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। और जब डेल्टा एन की वैल्यू जिन कंडीशंस में 0 होगी वहां पर केपी और केसी दोनों बराबर होते हैं। जब डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो केसी ज्यादा होगा, केसी इज ग्रेटर देन केपी इन दैट कंडीशन। ओके, और जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो केपी बड़ा होगा केसी से, देन केपी इज ग्रेटर देन केसी। तो इन कंडीशंस पर हमने केपी और केसी के रिलेशन के बारे में बात किया था। ठीक है, जैसे PCl5 का रिएक्शन है, PCl5 का अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2 बनेगा। तो डेल्टा एन उस कंडीशन में कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। देखो एक बार फिर से थोड़ी बात कर लेते हैं इधर पे, है ना। जैसे PCl5 है तो ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा। इट डिकम्पोज टू फॉर्म PCl3 प्लस Cl2। डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, NP माइनस NR से निकालते हैं। तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, रिएक्टेंट में कितने हैं, 1। तो डेल्टा एन कैसा आ गया है, पॉजिटिव का 1। तो केपी और केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर 1। इस समय केपी और केसी का रिलेशन क्या होगा, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर 1। और इसका मतलब है कि केसी और आर टी का प्रोडक्ट केपी के बराबर है। तो अगर हम आर टी को हटा देंगे तो केसी क्या हो जाएगा, केसी अकेला केपी से छोटा हो जाएगा। तो फॉर दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, केपी इज ग्रेटर देन केसी। तो इस टाइप के रिएक्शन में जहां पर डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा वहां पर केपी बड़ा होगा केसी से, केपी इज ग्रेटर देन केसी। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन जिस पे हमने बात किया था उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि इक्विलिब्रियम अभी बहुत शॉर्टकट में कर दिया गया है सिलेबस में। बहुत सारी चीजें जो थी इसमें उसको हटा लिया है, तो जो चीजें हैं वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए इसलिए। ठीक है, अब जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा 2SO2 प्लस O2 इट गिव्स 2SO3। अब इसका केसी और केपी का रिलेशन कैसा आएगा, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द डेल्टा एन वैल्यू। और डेल्टा एन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स आर देयर इन प्रोडक्ट एंड 3 मोल्स आर देयर इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, 3। इट मींस डेल्टा एन इज व्हाट, इट इज -1। तो केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केसी आर टी टू द पावर -1 आ जाएगा। ओके, एंड इट कैन एक्सप्रेस लाइक दिस। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, केसी बाय आर टी। ओके, पावर -1 है तो उसको आर टी को हम नीचे कैरी ऑन कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या हुआ, केपी और आर टी दोनों का प्रोडक्ट, ये इसके साथ मल्टीपल में है तो केपी और आर टी दोनों का प्रोडक्ट केसी के इक्वल हो रहा है। इट मींस अकेला केपी केसी से छोटा होगा। तो दैट टाइम केसी इज ग्रेटर देन केपी। इस समय केसी की वैल्यू
Kp की वैल्यू से ज्यादा है। प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए मैंने इसको सोचा दोबारा रिपीट कर दूं। ठीक है, तो Kp और Rt, देखिए Kp और Rt दोनों का प्रोडक्ट Kc के इक्वल है, तो अकेला Kp इस समय Kc से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर। तो ये दूसरा स्टेप है जहां पर हमने ये देखा कि जब भी डेल्टा n की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो Kc बड़ा होगा। आप ऐसे याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब तीसरी बात, जब डेल्टा n 0 आएगा, जैसे मैंने कहा रिएक्शन H2 प्लस I2 2HI, H2 प्लस I2 2HI, तो यहां पे डेल्टा n की वैल्यू, प्रोडक्ट में मोल्स 2, रिएक्टेंट में 1 और 1 2, उसको H2 और I2 को 2 2 4 ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है। 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2 इज देयर, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो डेल्टा n की वैल्यू कैसी आ गई? 0 आ गई। इफ डेल्टा n इज 0, इफ डेल्टा n इक्वल टू 0 देन Kp इक्वल टू Kc, तब Kp और Kc दोनों की वैल्यूज कैसी होगी? बराबर होगी। तो अगर डेल्टा n 0 है तो उस कंडीशन में Kp और Kc दोनों बराबर होंगे। तो ये तीनों कंडीशन अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे अबाउट रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट में मैंने आपसे कहा कि बहुत सारा लिखना पड़ेगा, फिर उसकी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है मैंने आपको एक ट्रिक दिया। ठीक है, जैसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही क्विकली। H2 प्लस I2 2HI, मान लीजिए ये रिएक्शन है मेरे पास H2 प्लस I2 2HI, इट मींस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HI। क्या हो रहा है? HI का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दिस रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HI। अब देखो दूसरा स्टेप में अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं H2 1/2 H2 प्लस 1/2 I2, इट गिव्स HI। There is again formation of HI, but moles are different. Moles are different. Moles are different. तो ये हुआ K1 और K2. That is also pronounced as Kc1 and Kc2. इसको हम Kc1 Kc2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो what is the relation that time between Kc1 and Kc2? तो Kc1 Kc2, this is the relation between rate constant. तो what is the relation that time between rate constant? तो क्या बताया था मैंने? अगर डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन सेम है तो क्या करेंगे, इसको यहां पे जो 2 था इसको इसके पावर पे ले जाएंगे, यहां पे जो 1 है इसको इसके पावर पे ले जाएंगे। एक्सचेंज द पावर्स, एक्सचेंज द पावर ऑफ द कांस्टेंट्स, एक्सचेंज द पावर ऑफ द कांस्टेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखिए K2 स्क्वायर, मतलब इसका जब आप स्क्वायर करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसके बराबर होगा। तो K2 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? K1। एट दैट टाइम K2 इक्वल टू रूट ऑफ K1, K2 इक्वल टू रूट ऑफ K1। अगर इसको ऊपर नीचे भी लिख देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस हिसाब से अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो दैट टाइम K2 स्क्वायर इक्वल टू K2 स्क्वायर इक्वल टू K1, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट K1। एंड 3 मेथड टू राइट द रिएक्शन, और रिएक्शन को लिखने के कुल 3 तरीके हो सकते हैं, और उसी को अप एंड डाउन करके फिर वो 6 में भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, जैसे मैंने लिखा 2HI इज कन्वर्टिंग टू H2 प्लस I2 एंड हियर द कांस्टेंट इज K2। यहां पे मैंने रखा कांस्टेंट K2। ठीक है, अब देखिए HI को देखिए दोनों तरफ, एक बार HI फॉर्म हो रहा है, एक बार HI डिसोसिएट हो रहा है। वन टाइम HI इज फॉर्म एंड वन टाइम HI इज डिसोसिएट, वन टाइम HI इज फॉर्म एंड वन टाइम HI इज डिसोसिएट, बट द कंसंट्रेशन ऑफ HI इज द सेम। HI का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस कैसे हैं? सेम है, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो क्या करेंगे? 1/, में लेंगे। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो 1/, में लेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए अब इसका पावर 2 और इसके रिवर्स का पावर 1, इसके रिवर्स का पावर भी 2, इसका पावर 2, सीधे सीधे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं K2 स्क्वायर इक्वल टू 1, K2 का पावर 2 और यहां से K1 का पावर भी 2, तो K2 इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा? K2 इक्वल टू 1/,
K1। तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय K1, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो K2 इक्वल टू 1 बाय K1। दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट्स का सेकेंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड एक्सप्रेशन। तो H2 प्लस I2 2HI, H2 plus I2 2HI is converting to, second time HI is converting to 1 by 2 H2 plus 1 by 2 I2, 1 by 2 I2. Of this time the rate constant is K2. Then what is the relation between K1 and K2? तो अब इस बार K1 और K2 का क्या रिलेशन आएगा, ये हमको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे HI कितना है 2, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, K2 का पावर कितना आ जाएगा 2, तो K2 टू द पावर 2। ओके, यहां पे 2 था इसलिए मैंने K2 का पावर 2 किया। अब K1 K2 से कैसा है, यहां पे HI डिसोसिएट कर रहा है, वहां पे HI फॉर्म हो रहा है, तो इक्वल टू 1 बाय K1। HI यहां पे कितना है 1 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद 1 हो जाएगा, तो 1 को आप नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो K2 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय K1, तो दैट टाइम K2 इक्वल टू 1 बाय रूट K1। तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय रूट K1 हो जाएगा। दैट टाइम K2 इज 1 बाय रूट K1। ओके, अब इस पे देखो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक दो क्वेश्चन और नए मैंने सर्च किए हैं। पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ही था इस पे अगर H2 और I2 का जैसा Kc का वैल्यू आएगा उसके हिसाब से इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे एक रिएक्शन और ढूंढा मैंने, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। AB2 प्लस B2, AB2 प्लस B2 इज फॉर्मिंग 2AB3, 2AB3, 2AB3। Here rate constant is K1, rate constant is K1, that is 444। तो K1 का वैल्यू कितना है 444 है, K1 का वैल्यू कितना है 444 है। अब अगर इस रिएक्शन को हम ऐसा लिखें AB2 प्लस 1 बाय 2 B2, यहां पे था ये 2AB, ठीक है, 2AB2 प्लस B2, तो 2AB3 बन गया था, 2AB3 बनाया इसने, ठीक है। और सेकेंड टाइम क्या है AB2 प्लस हाफ B2, AB2 प्लस हाफ B2, और यहां से इसने बनाया AB, तो AB3, दैट टाइम इट फॉर्म्स AB3। और यहां पे कांस्टेंट है K2 और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट K2 और फाइंड आउट KC2 ऐसा भी कह सकते हैं, फाइंड आउट K2। तो K2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो अब दोनों रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। यहां पे AB3, यहां पे 2AB3 और यहां पे AB3, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1, तो K1, तो K2 हमें फाइंड आउट करना है, तो K2 का स्क्वायर इक्वल टू K1, K2 का स्क्वायर इक्वल टू K1, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ K1। इट मींस K2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 444, रूट ऑफ 444 इज द वैल्यू ऑफ K2। तो K2 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 444, रूट 444। ओके, तो इट इज द वैल्यू ऑफ K2। तो ये एक क्वेश्चन और है। तो किसी भी तरीके से जब रेट कांस्टेंट को हम लिखेंगे 2 स्टेप में, तो अब आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। एक बार सॉल्व करने के बाद मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा के भी दिया इसको, ठीक है। अब अगली बात, NO2 is converted into half N2 plus half O2. Here the constant is K1, यहां पे कांस्टेंट K1 है। एक बार ऑपोजिट साइड से भी मैं आपको लिखना सिखा देता हूं, पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि इस बार इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बार बार इसको रिवाइज करने की इच्छा हो रही है। तो NO2 is converted into half N2 plus 1 by 2 O2, that time constant is K1. Second time 2NO2 is converted into N2 plus O2, constant is K2.
तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2? रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, तो K1 और K2 का अब क्या रिलेशन होगा? देखो पहले हम लोग हर बार इसको नीचे लिख रहा था मैं, अब मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो अब देखो यहां पे दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, और दोनों में NO2 डिकम्पोज हो रहा है, दोनों में NO2 डिकम्पोज हो रहा है, तो डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो K1 का पावर हो जाएगा 2, K1 का पावर 2, तो K1 स्क्वायर इक्वल टू K2, यहां इसका पावर 1 है, पावर एक्सचेंज करनी है, ठीक है। तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ K2, दैट टाइम K1 इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ K2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये हो गया K1, तो ये K1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा K2, तो K1 स्क्वायर इक्वल टू K2, K1 का स्क्वायर इक्वल टू K2, तो K1 इक्वल टू रूट ऑफ K2, सही है, K1 इक्वल टू रूट ऑफ K2, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट इन 2 स्टेप्स। अब एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जहां पर 3 स्टेप्स में रेट कांस्टेंट को पूछा है एक बार, है ना। एक बार क्वेश्चन आया जिसमें 3 स्टेप्स में पूछा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व द कांस्टेंट इन केस ऑफ 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स में कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for chemical reaction, for chemical reaction, equilibrium constant for chemical reaction, और reactions हैं H2 plus 1/2S2, सब गैस स्टेट में है, it gives H2S gas, that time constant is K1, इस बार constant क्या है, K1 है, तो H2 plus half S2 it gives H2S gas, और इस बार कांस्टेंट की वैल्यू है K1, दैट टाइम कांस्टेंट इज K1। दूसरी बार इस इक्वेशन को H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2HBr, अब कांस्टेंट क्या है, K2 है, कांस्टेंट इज K2, एंड थर्ड टाइम Br2 प्लस H2S, Br2 प्लस H2S इज गिवन 2HBr plus 1/2S2, 2HBr plus 1/2S2. Find the equilibrium constant. Find equilibrium constant. तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जस्टिफाई करना है। तो सिंपल सा एक काम करेंगे, ये देखेंगे कि थर्ड स्टेप में क्या पूछा है, मतलब क्या चीजें चाहिए उसको अपर साइड पे और क्या चीजें चाहिए उसको लोअर साइड पे, फिर उसके हिसाब से K1 और K2 को एडजस्ट करेंगे। बाय करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, क्या करना है उसके बाद देखेंगे। तो देखो K3 की जो वैल्यू है आपकी, उसमें HBr का पावर 2 और S2 का पावर 1/2 ऊपर साइड पे है, और Br2 और H2S डाउन साइड पे है। तो Br2 और H2S क्या चाहिए आपको, डाउन साइड पे चाहिए। तो अब कैसे K1 और K2 को एडजस्ट किया जाए कि आंसर आ जाए, तो पहले ये देखो HBr ऊपर है, HBr ऊपर है, तो वंस ट्राई बाय K2 बाय K1। अगर मैं K2 बाय K1 करूं, क्योंकि मुझे HBr अपर साइड पे चाहिए और वो भी 2 मोल्स में चाहिए, तभी तो HBr का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो HBr कहां चाहिए, मुझे अपर साइड पे चाहिए, ठीक है। तो K2 बाय K1 करके देखते हैं, तो K2 बाय K1 पे आंसर भी आ जाएगा क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहां से देखो K2 बाय K1, तो K2 में क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ HBr, एक्टिव मास ऑफ HBr का पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ S2 का पावर 1/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, Br2, एक्टिव मास ऑफ Br2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2S। यहां तक क्लियर, ये हो गया आपका K2। अब बाय K1, तो जब K1 को नीचे लाओगे, K1 को नीचे लाओगे तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्ट H2S ऊपर आना चाहिए। तो जब बाय K1 करोगे तो क्या हो जाएगा, बाय K1 करेंगे तो
इंटू H2 और S2 का पावर 1/2, S2 का पावर 1/2 बाय H2S आ जाएगा। तो देयर इज द न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे आपको मिल गया है ये चीज, है ना। तो अब क्या चीज फाइनल इक्वेशन में क्या चाहिए आपको? तो देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे Br2 ये था 2HBr ऊपर, तो 2HBr हमने ऊपर ले लिया, हाफ S2 को भी हमने ऊपर ले लिया, हम K2/K1 करने जा रहे हैं तो हाफ S2 को भी ऊपर ले लिया। नीचे क्या था? H2। अच्छा, K1/K2 से देखना है, हमने K3 की वैल्यू रख दिया इसलिए ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो K2/K1 करके देखना है, K2/K1। तो K2 इज व्हाट? K2 इज देयर, ये है K2, ये है K1, K2/K1, क्योंकि मुझे HBr ऊपर चाहिए इसलिए मैं क्या कर रहा था? K2/K1। तो K2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ HBr का पावर 2, K2 का इक्वेशन पे बात कर रहे हैं, HBr का पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ Br2। ये हुआ K2 की वैल्यू, एज इट इज लेना है। बाय K1, तो बाय K1 करोगे तो H2S नेचुरली कैसा है? ऊपर है, जब बाय करोगे तो वो डाउन साइड चला जाएगा, तो इनटू आ जाएगा अब आपका H2 और S2 का पावर 1/2 अपॉन H2S। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ? H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो K3 आपके लिए बनेगी वो क्या होगी? HBr का पावर 2 इंटू S2 का पावर 1/2, S2 का पावर 1/2 बाय Br2, रिमेनिंग जो पार्ट है Br2 और H2S, रिमेनिंग पार्ट में क्या क्या बचा है? Br2 और H2S। तो ये बचा आपके पास फाइनल Br2 और H2S। अब इसको आप K3 के साथ मैच करो कि K3 को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो K3 के हिसाब से मैच कर रहा है। Br2 और H2S रिएक्टेंट में है तो डाउन साइड जाएंगे, Br2 और H2S रिएक्टेंट में है, और HBr और हाफ S2, 2HBr और हाफ S2 ऊपर है तो 2HBr मतलब HBr का पावर 2 मतलब 2HBr। ठीक है, और हाफ S2 कहां पर है? अपर साइड पर है। तो व्हाट इज द रिलेशन? दैट रिलेशन इज K3 इक्वल टू K2/K1। तो इसमें आपको क्या काम करना है? बस एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें आपको यह करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कभी ऐसा रहेगा K1 इंटू K2, K2/K1, K1/K2, तो आप पहले फाइनली क्या पूछ रहा है? जैसे यहां पे ये पूछ रहा था HBr और S2 कहां चाहिए उसको? अपर साइड पे चाहिए। तो मैंने, क्योंकि HBr को अपर साइड पे लाना है इसलिए K2 को मैंने कहा रखा, अपर साइड पे रखा। तो इस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मेरे कहने का ये मतलब है। और जिसको पूरा सॉल्व करना आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कैसे भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो देयर इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट्स के रिलेशन सिंगल स्टेप, डबल स्टेप और फिर ट्रिपल स्टेप पर भी कैसे काम करना है वो मैंने आपको बताया। तो ट्रिपल स्टेप में क्या काम करना है? हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? तो अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। रिलेशन between degree of dissociation, relation between degree of dissociation and vapor density। तो वेपर डेंसिटी के साथ रिलेशन, तो डायरेक्ट इस पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इस पे क्वेश्चंस करेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला है
1 प्लस अल्फा मतलब मोल सेट इक्विलिब्रियम, 1 प्लस अल्फा मतलब मोल सेट इक्विलिब्रियम इक्वल टू डीओ बाय डीई, इक्वल टू डीओ बाय डीई। अब ये सारे टॉपिक जो है +2 के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है ये, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम इस पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 1 प्लस अल्फा बाय 1 इक्वल टू डीओ बाय डीई। अब बात करते हैं कि ये सब चीजें है क्या। तो ये सब चीजें यहां पे क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मान लो कभी अल्फा निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कैपिटल डी या डीओ माइनस डीई बाय डीओ माइनस डीई बाय डीओ, ऐसे भी आप अल्फा पर जा सकते हो। माइनस डी के बाद छोटा डी आएगा ऊपर, नीचे डीई आएगा, डीई, ठीक है। तो अब यहां पे ये सब चीजें क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अल्फा इज द नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स। DO is the initial vapor density, initial vapor density, initial vapor density। और initial vapor density हमेशा DO जो है वो कैसे सॉल्व होगा, इट इज मोलिक्यूलर वेट बाय 2, मोलिक्यूलर वेट बाय 2। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, DO कैसे निकलेगा, मोलिक्यूलर वेट बाय 2 के फॉर्मूले से निकलेगा DO, ठीक है। और DE जो है वो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम है, DE, DE इज द वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एट केमिकल इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी एट केमिकल इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी एट केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये DO और DE, DE को मैंने यहां कैपिटल से लिख दिया है, तो यहां भी आप कैपिटल से लिख सकते हो, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि स्मॉल से लिखना है या कैपिटल से लिखना है, केवल ध्यान रखना है DO क्या है, इनिशियल वेपर डेंसिटी। हाउ टू कैलकुलेट, इट इज कैलकुलेटेड बाय मोलिक्यूलर वेट बाय 2, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा DO। और DE कैसे निकलेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो तो क्वेश्चन में देनी पड़ेगी। तो डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज द DE एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उनको ही सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने आप सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएगी। और इस डिसोसिएशन को हम लोग इस बार प्रेशर से भी रिलेट करेंगे, तो प्रेशर से भी रिलेशन वाला इसका फॉर्मूला देखेंगे इस बार। तो देखो, पहला, द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 61। क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ डेंसिटी होगा वो डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम होगी, जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। अगर दो अलग अलग दे रहे हैं तो बात अलग है, अगर ऐसा लिख दिया इनिशियल वेपर डेंसिटी इज दिस तो एक अलग बात है। अदरवाइज क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी है वो डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम काउंट होगी। तो वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 61। calculate its degree of dissociation, calculate its degree of dissociation, calculate its degree of dissociation। तो उसके वियोजन की कोटि ज्ञात करो, calculate its degree of dissociation। तो फॉर्मूला इज व्हाट, 1 प्लस अल्फा, अल्फा निकालना है मुझे, 1 प्लस अल्फा मोल्स एट इक्विलिब्रियम एंड 1 इज द इनिशियल मोल, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ऐसा भी कह सकते हो आप, मोल्स dissociated moles at equilibrium, 1 plus alpha is the dissociated moles at equilibrium और 1 is the initial mole। तो ठीक है, तो 1 plus alpha by 1 equal to DO by DE। अब मुझे यहां पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, DO फाइंड आउट करना पड़ेगा।
डीओ इज नॉट गिवन, एक ही डेंसिटी दी हुई है एंड इट इज कंसीडर्ड एज डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब डीओ पर बात करते हैं। तो डीओ कैसे निकलेगा? वेपर डेंसिटी, इनिशियल वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, याद है? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उससे यहां इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी, वेपर डेंसिटी डीओ क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो डीओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 208.5, 208.5/2, तो क्या आ जाएगा? 104.25। तो डीओ आ गया 104.25। नाउ पुट द वैल्यू इन द क्वेश्चन। तो 1 प्लस अल्फा बाय 1 इक्वल टू डीओ कितना आ गया? 104.25। डेंसिटी एट केमिकल इक्विलिब्रियम 61। अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये पूरा आपका फॉर्मूले वाला हिस्सा हो गया, इसको हटा देते हैं ताकि सॉल्यूशन मैं ऊपर कर दूं। लोअर साइड करने पर कई बार वो इनविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जरा इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीपल होगा तो 61 प्लस 61 अल्फा इक्वल टू 104.25। 61 मल्टीप्लाई कर दिया, 61 प्लस 61 अल्फा इक्वल टू 104.25। तो नाउ 61 अल्फा इक्वल टू 104.25 माइनस 61। ठीक है, तो ये आया 61 अल्फा इक्वल टू 104.25 माइनस 61। तो 61 को माइनस कर दीजिए, तो 61 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 43.25। 43.25, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 43.25 बाय 61, 6 सत्ते 42, तो अप्रोक्सीमेट 0.71 टाइम जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 71%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 व्हेन वेपर डेंसिटी इज 61, जब वेपर डेंसिटी 61 दी हुई है उस कंडीशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा? इट इज 71%। इट इज 71%। ओके, क्लियर नाउ? अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। फिर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फिर प्रेशर के साथ, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखते हैं। ये तो मासेस के साथ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4। N2O4 का वाष्प घनत्व, द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 इज 30। वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 इज 30। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसके वियोजन की कोटि या विघटन की कोटि ज्ञात करो। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फिर से दिस वेपर डेंसिटी 30 इज द DE, वैल्यू ऑफ DE। इट इज डेंसिटी एट केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मुझे क्या चाहिए? पहले सॉल्यूशन से DO चाहिए, तो फर्स्ट नीडेड DO। पहले मुझे DO कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा DO? इट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो N2O4 14 14 28, 28 प्लस 64/2, है ना? तो यह आ जाएगा आपका 4 और 8 12 का 2, 1 कैरी हुआ, 8 एंड 1 9, तो 92/2, तो आ जाएगा 46। तो DO की वैल्यू आ गई 46। अब 1 प्लस अल्फा बाय 1 इक्वल टू DO बाय DE इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? 1 प्लस अल्फा बाय 1, DO कितना है? 46 और DE कितना है? 30। तो 30
प्लस 30 अल्फा इक्वल टू 46, तो 30 अल्फा इक्वल टू 16, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 16/30। अगर 32 होता तो 0.5 आ जाता। अब टेबल पे आ जाइए, 3 बच्चे 15, तो 0.5 और कितना बचा, 1 बचेगा, तो 3 3 9, तो 0.53, 0.53 इट मीन्स इट इज 53%। तो DO की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस टाइम अल्फा इज 53%। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 53% आ जाएगा। दैट टाइम अल्फा इज 53%। अल्फा इज 53%। ओके, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एक और फॉर्मूला इसी से रिलेटेड, कैलकुलेशन of degree of dissociation, calculation of degree of dissociation, calculation of degree of dissociation, calculation of degree of dissociation by using temperature and pressure, by using temperature and pressure, by using temperature and pressure, calculation of degree of dissociation। अभी हम लोगों ने किया मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी, DO और DE से किया था, वेपर डेंसिटी से। अब किससे कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर से कर रहे हैं, बाय यूजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक इक्वेशन बनाया मैंने, PCl5 को ही देख लो, PCl5 इज ब्रोकन इनटू PCl3 प्लस Cl2। ये उसी टाइप के इक्वेशन के लिए वैलिड है जिनमें डिसोसिएशन के बाद मोल्स चेंज हो जाते हैं। किसके लिए वैलिड है, जिसमें डिसोसिएशन के बाद मोल्स चेंज हो जाते हैं, दैट इज 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज P1 T1। इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर कितना है, P1 T1 एट इक्विलिब्रियम इट इज P2 एंड T2। तो टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन आप कैसे लगा पाओगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज P1 T1 एंड फाइनल आर एट इक्विलिब्रियम इट इज P2 एंड T2। और इक्विलिब्रियम पर ये क्या है, P2 T2। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज कांस्टेंट, और बर्तन का आयतन कैसा है, स्थिर है। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज कांस्टेंट। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इस पे जाना है, अब ये कंडीशंस तो आपने यहां तक लिख लिया। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें मोल्स चेंज हो जाते हैं, रिएक्शन के बाद मोल्स बदल जाते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज T1 P1, final at equilibrium the temperature is P2 T2 and the volume is constant। और वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, केवल उनके लिए वैलिड है ये। तो इनिशियल मोल्स, अब फॉर्मूला, इनिशियल मोल्स बाय मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बाय मोल्स एट इक्विलिब्रियम, initial moles by moles at equilibrium equal to
initial pressure after change in temperature. Initial pressure, initial pressure after change in temperature. Initial pressure after change in temperature. Initial pressure after change in temperature by initial pressure after change in temperature. और उसके बाद इक्विलिब्रियम प्रेशर, प्रेशर एट केमिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अच्छे से इक्वेशन को ध्यान रखना है, क्या क्या कहा है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स बाय मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल मोल्स बाय मोल्स एट इक्विलिब्रियम। जब मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा तो अपने आप समझ में आएगा कहां पे क्या कर रहे हैं। इनिशियल मोल्स बाय मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और ऊपर साइड इक्वल टू इनिशियल प्रेशर आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो प्रेशर आएगा वो इनिशियल प्रेशर आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, एंड देन प्रेशर एट केमिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये हुआ पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के बारे में, अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप एप्लीकेशन भी पता हो जाएगी। 1 मोल ऑफ N2O4, देखिए क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड N2O4 at 200 Kelvin, at 200 Kelvin is kept in a closed vessel. 200 Kelvin is kept in a closed vessel, kept in a closed vessel, को बंद बर्तन में रखा है। closed in a is kept in a closed vessel, को बंद बर्तन में रखा है at 1 atmosphere, at 1 atmosphere, जबकि एक वायुमंडलीय दाब पर है ये। इट इज हीटेड टू 400 Kelvin, इट इज हीटेड टू 400 Kelvin। अब कहां तक हीट किया इसको? 400 Kelvin तक हीट किया। तो 200 से 400 Kelvin, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो इस बार प्रेशर कितना हो जाएगा? जब 400 तक करोगे तो प्रेशर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इनिशियल प्रेशर आफ्टर द चेंज इन टेम्परेचर इज 2 टाइम्स, ठीक है। तो हीटेड एट 400 Kelvin, where 20% by mass N2O4 decompose, where 20% mass of N2O4 is decomposed, 20% mass of N2O4 is decomposed। और क्या हुआ? 20% मास जो है N2O4 का डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज 20% mass of N2O4 is decomposed to form NO2 gas, decomposed to form NO2 गैस। उसने डिकम्पोज करके क्या बनाया? NO2 गैस बनाया। कैलकुलेट द रिजल्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट प्रेशर, मतलब इक्विलिब्रियम पर अब प्रेशर क्या है इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल प्रेशर तो क्लियर है, टेम्परेचर 2 गुना हुआ तो प्रेशर भी 2 गुना हो जाएगा। तो चेंज इन प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से इक्वेशन के बारे में। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? इनिशियल मोल्स तो हमें पता है 1 है, और टोटल मोल्स हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे इक्विलिब्रियम पर कितने हैं। तो देखो N2O4 अगर डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? 2NO2 बनाएगा। N2O4 is decomposed to give 2NO2,
यहां तक क्लियर। अब देखो शुरू में इसके मोल्स कितने हैं 1 है, तो और इसके मोल्स कितने बन रहे हैं, इसके मोल्स, इसका डिसोसिएट कितने हुए 20% ऑफ दिस, 20% इन थ्रू दिस, तो 20% का मतलब कितना 0.2, और ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 0.2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा ये 0.2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 0.4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0.4 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2, 20% टूटा तो 1 माइनस 0.2 तो कितना हो गया 0.8 हो गया। अब टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ गए 0.8 प्लस 0.4, 0.8 प्लस 0.4 तो 1.2 मोल्स एट इक्विलिब्रियम। टोटल moles at equilibrium is 1.4, 1.2, 0.8 plus 0.4 तो 1.2 moles are at equilibrium। अब लाइए वैल्यू को फॉर्मूले में रखते हैं, तो इनिशियल मोल्स आर व्हाट 1, मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 प्लस 0.4, 0.8 प्लस 0.4 तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 1.2 इक्वल टू इनिशियल प्रेशर इज 2। इनिशियल प्रेशर मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि टेम्परेचर 200 केल्विन से बढ़ाकर 400 केल्विन कर दिया गया है। टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 200 केल्विन टू 400 केल्विन, तो अगर टेम्परेचर डबल हुआ तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। P1 P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और अब आपको क्या निकालना है प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 ये यहां जाएगा ये इधर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 2 to the 4 और 2.4 एटमॉस्फेयर। इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना हो जाएगा 2.4 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो दैट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 2.4 एटमॉस्फेयर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अगर वेपर डेंसिटी से रिलेट करेगा तो 1 प्लस अल्फा बाय 1 मतलब मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल मोल्स इक्वल टू DO बाय DE का फॉर्मेट यूज होगा। और अगर प्रेशर से रिलेट करते हैं तो इनिशियल मोल्स बाय मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल मोल्स बाय मोल्स एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू इनिशियल प्रेशर आफ्टर द चेंज इन टेम्परेचर बाय इक्विलिब्रियम प्रेशर। ओके, तो दिस इज अबाउट द DO एंड DE रिलेशन। ये आया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।